कि आप लोगों से उम्मीद की थी कि आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, तो सभी पढ़ के आए हैं क्या? हाँ जी। यस सर, पढ़ा है, आपकी वीडियोस देखे थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो देखिए, जैसे हमने कहा था कि आज हमारे पास है तत्वों का वर्गीकरण है, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक समीकरण है, और इनको जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी जो चीजें हैं वो पदार्थों की होती हैं। जैसे पदार्थ है हमारे पास, पदार्थ से अगर शुरू करें तो पदार्थों की तो रासायनिक सूत्र होते हैं, पदार्थों में जब क्रिया करते हैं तो रासायनिक समीकरण बनती है। यानी कुल मिलाकर हमें पदार्थों के गुणों का अध्ययन करना है। अगर सिंपल वे में बोल दें तो इस यूनिट में पदार्थ के गुणों का अध्ययन करना है। तो गुणों का अध्ययन करने के लिए हमने उसके लिए तो उसका सरलीकरण करने के लिए रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण बना दी है, देखेंगे डिटेल में। तो चूंकि पदार्थ हमें पढ़ना है और हम रासायनिक सूत्र से अगर शुरुआत करें तो रासायनिक सूत्र हम किसे कहेंगे? रासायनिक सूत्र होता है कि किसी पदार्थ को हम शॉर्ट में लिख दें, संकेत, उसका कोई चिन्ह बना दें, तो वो क्या कहलाता है? उसका प्रतीक कहते हैं। तो ये हो गया रासायनिक सूत्र या उसका प्रतीक। अब जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, जब परमाणु को हम पढ़ेंगे, पदार्थ है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। सबसे पहले हम परमाणु के सूत्र देखेंगे, इसीलिए परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि जो पदार्थ है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। सबसे छोटे के साथ में एक चीज और लिखेंगे हम कि वह स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं है, यानी कि वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता उसे हम परमाणु कहते हैं। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता? कौन बताएगा? आप लोगों ने ये लाइन खूब पढ़ी होगी किताबों में कि स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता, लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जब वो अकेले होता है या फिर अलग होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक वो मतलब कि क्या बोलेंगे उसको। चलिए, मैं आपकी भावना सर वो समझ गया। किसी से क्रिया नहीं कर सकता है। नहीं, क्रिया करेगा, क्रिया नहीं कर सकता नहीं, वो अकेला नहीं रह सकता बिना क्रिया के। अस्थायी का मतलब यह है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पा रहा है, इसका मतलब वो अकेला नहीं रह पा रहा है। जिन्होंने पहले बोला था उनका कुछ मीनिंग ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं है, इसका मीनिंग यह है कि उसको अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो नहीं रहना चाहेगा अकेला, वो अकेला नहीं रहता, उसके आसपास जो भी पदार्थ उसे मिल जाएगा उसी से क्रिया कर लेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ परमाणु से। हम एक छोटा सा बच्चा ले लेते हैं, बहुत छोटा बेबी जो होता है, और उसको अगर स्वतंत्र अवस्था में रख दिया जाए तो उसके आसपास जो भी चीज होगी उसी से वो क्रिया करना चाहेगा, है ना? कई बार देखा होगा छोटे बच्चों के पास अगर सांप भी छोड़ दिया जाए तो उसी से वो क्रिया करने लग जाता है, जो भी उसके आसपास मिलेगा उसी से वो क्रिया करना चाहेगा। तो जैसे हमारे पास छोटा बच्चा होता है, उसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं है, उसको अकेले 2 दिन के लिए घर पे छोड़ जाए तो वो नहीं जी सकता। सेम यही कंडीशन है परमाणु की। अगर परमाणु को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास जो भी पदार्थ होंगे उससे वो क्रिया करेगा, लेकिन अकेला वो रहना पसंद नहीं करता। उसका स्वतंत्र अवस्था में कोई वजूद नहीं है। यदि परमाणु का अगर कोई वजूद है तो किस में है? वो आणविक अवस्था में है। जब अणु बन जाएगा तो परमाणु का वजूद है, लेकिन अकेले परमाणु का वजूद नहीं है। वो किसी न किसी पदार्थ जो भी उसके आसपास आएगा, जैसे हवा है, हवा से ही क्रिया कर ले। तो हमने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे पहली बात है पदार्थ के छोटे कण तो बहुत होते हैं। आप गेहूं को ले गए और आपने उसका दलिया बनवा दिया तो वो पदार्थ का छोटा कण हो गया, लेकिन आप दलिये का और छोटा कर सकते हैं, आटा बनवा सकते हैं, वो भी छोटा ही कण है। आप कहेंगे नहीं साहब तो मैदा बनवा देंगे, वो भी और छोटा कण है, लेकिन उस मैदा के पार्टिकल को भी और छोटा किया जा सकता है। तो छोटे पार्टिकल तो बहुत होते हैं पदार्थ के, लेकिन हम कह रहे हैं सबसे छोटा पार्टिकल जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता, अब रासायनिक क्रिया में एक इकाई के रूप में कार्य करता है, यूनिट के रूप में एक भाग लेता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन रासायनिक क्रिया में एक हाइड्रोजन परमाणु के रूप में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसी जो संरचना है वो क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है।
अब जब हमारे सामने परमाणु आ गया, हमने ये कह दिया कि भाई पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, तो लोगों के दिमाग में अगला सवाल ये आया, परमाणु होता कैसा? क्योंकि जब जिज्ञासा उठती है तो सवाल आते हैं मन में, और उन्हीं सवालों से विज्ञान की खोज होती रहती है। तो दूसरा सवाल था कि परमाणु की शकल सूरत कैसी होती है, परमाणु कार्य कैसे करता है, तो ये अगला सवाल था। तो हम देख रहे हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, अपने प्रयोग करके निष्कर्ष दिए, और उन्हीं का उपयोग करते हुए आज हम पदार्थों की खोज कर रहे हैं, पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं। तो देखिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इससे पहले डाल्टन ने भी परमाणु के बारे में कहा था कि भाई, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, सबसे छोटा कण है और ये अविभाजित पार्टिकल, ऐसा डाल्टन ने भी कहा था। लेकिन जो मूल जो स्वरूप जो आया था पहला, वो था थॉमसन से। तो देखिए सबसे पहले थॉमसन, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसके बाद नील्स बोर ने दिया था, उसके बाद सोमरफील्ड ने भी अपने परमाणु मॉडल के बारे में कुछ कहा, श्रोडिंगर है, हाइजेनबर्ग है, डी ब्रॉगली है। इन लोगों ने परमाणु पर काफी कार्य किया, और आज तक जितनी भी रिसर्च है उनको हम परमाणु की खोज के रूप में देखते हुए उस पर कार्य करते हैं। तो एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखिए थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था कि पूरा का पूरा जो परमाणु है वो एक गोला है। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु गोलाकार होता है, और इस गोले में ये जो पूरा का पूरा गोला है वो धनावेशित है। उन्होंने कहा कि जो गोला है पूरा वो धनावेशित है, और ऋणावेशित पार्टिकल्स इस धनावेश के गोले में बीच बीच में धसे रहते हैं। हमारे देश में कंपैरिजन किया जाता है कि भाई जैसे हमारे यहाँ लड्डू बनाते हैं, तो वो पीला पीला जितना भी मटेरियल है वो तो धनावेश का गोला हो गया, और उसमें जो इलायची के दाने हम डाल देते हैं वो क्या हो गए, नेगेटिव पार्ट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारे देश में जो लड्डू है उससे इसकी तुलना कर सकते हैं, नींबू से तुलना कर सकते हैं कि जो पीला वाला भाग है नींबू का पूरा, वो तो धनावेश हो गया, उसमें जो बीज हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से तरबूज से भी इसका कंपैरिजन किया कुछ किताबों ने, कि जैसे तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट है वो पूरा धनावेश हो गया, और जो काले काले जो बीज होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से इनका जो मॉडल था वो ये था कि पूरा का पूरा परमाणु धनावेश है, और उसमें नेगेटिव पार्ट्स धसे रहते हैं। जितने नेगेटिव पार्टिकल होंगे उतना ही इकाई आवेश पूरे परमाणु के अंदर धनावेश के रूप में। कट के आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज सर सही आ रही है, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है कहीं कहीं। हाँ नेटवर्क की है, लेकिन बाकी बच्चों को आ रही है? पूनम? यस सर आ रही है, बहुत अच्छा आ रही है। यस सर आवाज आ रही है। आ रही है अच्छा, तो आवाज किसी सर। बच्चे बेटा आप अपना नेटवर्क चेक कर ले जिनको नहीं आ रही है। अगर मेरे दूसरे बच्चों को आ रही है इसका मतलब मेरे यहाँ ठीक है। यस सर। चलिए, तो हमने कहा था कि पूरा का पूरा परमाणु धनावेश हो गया। फिर अगली बात ये कही थी कि जितने नेगेटिव पार्टिकल्स इसमें होंगे उतना ही इकाई धनावेश पूरे परमाणु पर होगा। इन्होंने ये बात लास्ट में कही थी कि पूरे के पूरे परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश 0 कब होगा? जितने नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उतना ही इकाई आवेश पूरे परमाणु पर पॉजिटिव हो। तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गया, कुल आवेश 0 हो गया था। यह जो परमाणु का मॉडल था वो 1904 में दिया गया था, और इस मॉडल का जो दूसरा नाम है वो है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों कहते हैं इसको प्लम पुडिंग? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वैज्ञानिक थे ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, और वहां पर जो एक मिठाई है प्लम पुडिंग, एक मिठाई है, प्लम उसमें फल है और पूरी मिठाई का नाम है प्लम पुडिंग। तो जैसे हमारे यहाँ लड्डू बनाते हैं गोल, ऐसे इनके देश में प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है। तो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो ऐसा ही है प्लम। अब इनके यहाँ लड्डू तो बनते नहीं है, जिसे नहीं तो ये लड्डू मॉडल रख देते उसका नाम, लेकिन इनके यहाँ वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो इन्होंने अपने मॉडल का नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। अब हमारे यहाँ प्लम पुडिंग मिठाई नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ लड्डू होते हैं, तरबूज होते हैं, तो हमने अपने समझने के लिए उसको ऐसे कह दिया कि भाई वो लड्डू जैसा बताया था या तरबूज जैसा बताया था। क्लियर है? प्लम फल है, प्लम फल है, और पुडिंग, पूरी प्लम पुडिंग क्या है? मिठाई है जो लड्डू जैसी होती है। आगे यहाँ तक समझ में आया? इनका थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ में आया? कुछ पूछना है मुझे इससे? आप लोगों को कुछ पूछना है?
नहीं सर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट परमाणु का मॉडल देखें। पहला हो गया थॉमसन का, दूसरा देखें। यस सर। सर बहुत आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए ऊपर एक लाइन लिखी है मैंने, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। ये मॉडल का भाग नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें हम क्रम से चलते हैं। पहले प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रयोग है। आपने जो भी कार्य किया, काला पीला जो भी किया, वो आपका प्रयोग है। जो आप कुछ न कुछ कार्य करेंगे तो उसका कुछ न कुछ आउटपुट आपको दिखाई देगा, अपनी आंखों से दिखाई देगा, अपने कानों से सुनाई देगा। तो जो आउटपुट आता है आपके कार्य का, वो होता है प्रेक्षण। जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलना मेरी क्रिया है, और जो आउटपुट आ रहा है जिसको मैं सुन रहा हूं, वो उसका प्रेक्षण है। और उसके बाद होता है निष्कर्ष। उसके बाद मैं डिसीजन ले पा रहा हूं कि मैं परमाणु पढ़ा रहा हूं। तो हमारे पास कोई सा भी कार्य करें, 3 स्टेप में जाता है। पहले है उसका प्रयोग, प्रयोग का मतलब जो क्रिया आप कर रहे हैं। उसके बाद है प्रेक्षण, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर होता है निष्कर्ष, जो आपने डिसीजन लिया। प्रेक्षण को सुनने के बाद जो ब्रेन डिसीजन लेता है, उसे कहते हैं निष्कर्ष। तो रदरफोर्ड ने भी एक प्रयोग किया, वो भी इसी स्टेप से गुजरे। तीनों चीजों को हम देख लेते हैं, क्या प्रयोग किया, क्या प्रेक्षण थे, क्या निष्कर्ष थे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रयोग को देखते हैं। आपके सामने एक ये वृत्ताकार जैसी एक प्लेट बनी हुई है, जिसको गोल जैसा सी आकृति में बनाया हुआ है, और इस प्लेट पर येलो कलर का एक कलर आप देख रहे हैं। ये येलो कलर है, ये ZnS है, जिंक सल्फाइड। उन्होंने कांच का एक बर्तन लिया और उस बर्तन पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। इस तरीके से उस पर लेप लगा दिया अंदर की साइड में, और इस बर्तन के बीच में एक सोने की पन्नी, बहुत पतली सोने की पन्नी ली, और उस पर ये आप इधर बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण होता है कि उससे जो अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है। तो इससे जो अल्फा कण निकले, अल्फा कणों को इस सोने की पन्नी पर गिराया। ये तो हो गया इनका प्रयोग। इन्होंने अपना उपकरण सेट किया, सोने की पन्नी को रखा और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक। हीलियम परमाणु तो आप जानते हैं, 2He4, 2He4। यदि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो वो हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण कहलाता है। तो अल्फा कणों की जब बौछार की तो क्या देखा, यानी प्रेक्षण। ये तो हो गया प्रयोग। प्रेक्षण क्या मिले? प्रेक्षण आपके सामने है कि जो एक सीधी किरण आ रही थी, वो अपने कुछ तो सीधे निकल गए उसमें से कण, जो उसने कण की बौछार की उसमें से कुछ तो सीधे के सीधे निकल गए उसी डायरेक्शन में। कुछ ने अपना मार्ग बदल दिया, यानी कि टेढ़े हो गए, दूसरी जगह जाके टकराए, और कुछ है वो लौटकर वापस आ गए। देखिए प्रेक्षण 3 थे, 3 प्रेक्षण इनको मिले। एक तो था कि अधिकांश कण थे वो सीधे निकले, दूसरा था कि कुछ कण थे वो अपने रास्ते से मुड़ गए, सीधे जा रहे थे लेकिन टेढ़े हो गए, रास्ता बदल गया, और बहुत कम कण ऐसे थे जो टकरा कर वापस लौट आए। तो ये प्रेक्षण जब उन्होंने देखे तब जाके डिसीजन लिया। डिसीजन पे चर्चा करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, ZnS का लेप क्यों किया था? ZnS का लेप इसीलिए किया था क्योंकि अल्फा कण बहुत छोटे होते हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देते। कौन सा अल्फा कण कहाँ टकरा रहा है पता नहीं चलता, लेकिन जब ZnS का लेप किया तो जहां पर अल्फा कण टकराएगा वहां पर एक चमक उत्पन्न होती है। तो हमें पता चल जा रहा है कि कहां कहां पर अल्फा कण टकरा रहे हैं, यानी कि अल्फा कण मुड़ गए हैं या अल्फा कण सीधे जा रहे हैं। इसका पता उस चमक से लगता है जो चमक ZnS के स्तर से आती है। चलिए, तो प्रयोग हुआ, प्रेक्षण हुआ। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में उन्होंने सबसे पहला प्रेक्षण था, उस पर अनुमान लगाया, उस पर उन्होंने डिसीजन लिया कि ज्यादातर कण सीधे निकल गए हैं, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। पहला डिसीजन उन्होंने कहा कि मेरे ज्यादातर अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो थॉमसन ने ऊपर कहा वो बात गलत है। थॉमसन जी ने जो बताया था कि पूरा का पूरा परमाणु धनावेश होता है,
अगर ऐसा होता तो अल्फा कण भी पॉजिटिव होते हैं और नाभिक वो परमाणु भी पॉजिटिव होता है, सोने की पन्नी से टकरा के आ जाने चाहिए, रिपल्सन होता है, और प्रतिकर्षण के कारण वो अल्फा कण टकरा कर वापस आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, मेरे ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। इसका मतलब ये है कि जो थॉमसन ने ऊपर बात कही थी कि पूरा का पूरा परमाणु धनावेश होता है, ये बात तो सही नहीं है। पहला निष्कर्ष दिया और एक ऊपर वाली बात को उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण टकरा के वापस आ गए। उन्होंने कहा ये तो गजब हो गया, ये तो ऐसी घटना हो गई कि हमने तोप का गोला चलाया और कागज से टकरा कर वापस लौट आया। उन्होंने ऐसा कमेंट किया इस बात पर कि ये सामान्य घटना नहीं है, अल्फा कण है वो अत्यधिक ऊर्जा वाले कण है और पन्नी है बहुत छोटी, इससे कण टकरा कर वापस आ गया, ये तो एक चुनौतीपूर्ण बात है। तो इस पर उन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, यह केवल एक ही वजह से पॉसिबल हो सकती है, और वो वजह उन्होंने बताई थी कि संपूर्ण परमाणु का धनावेश, संपूर्ण परमाणु का धनावेश किसी एक सेंटर पर, किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, और इस बिंदु से जब अल्फा कण टकराएगा तो वो उसको रिपल्सन कर देगा, उसको प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि वो भी क्या पावरफुल है, वो भी पूरे परमाणु का धनावेश एक जगह पे इकट्ठा है, तो जैसे ही अल्फा कण उससे टकराएगा उसे वापस भेज देगा, उसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगा। तो इनका दूसरा निष्कर्ष ये था कि संपूर्ण परमाणु का धनावेश केंद्र भाग में एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाम क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया भाई? सो तो नहीं गए आप लोग? नाविक दे दिया नाविक। हाँ शाबाश। तो नाभिक के खोज करता थे रदरफोर्ड, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कैसे कर ली? इस प्रयोग के द्वारा कर ली कि मेरा अल्फा कण लौट आया, इसका मतलब तो गड़बड़ है, अल्फा कण इतनी पतली पन्नी से लौट के नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा अगर लौट आया तो इसका मीनिंग सीधा सा जाता है, क्योंकि देखने वाला तो कोई है नहीं नाभिक और परमाणु को, प्रयोगों के आधार पर ही डिसीजन लिए गए, टोटली किसी ने आज तक परमाणु नहीं देखा। तो उन्होंने कहा था कि मेरा अल्फा कण लौटा है, इसका मतलब ये है कि पूरे परमाणु का धनावेश वो केंद्र भाग में है और उसका नाम है नाभिक, न्यूक्लियस। चलिए दूसरा इन्होंने बेटा मम्मा आवाज गर्म तो कर लाएंगे, गर्म कर खिलाऊं पहले नहीं। आप जो बात कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर लें, जब दूसरी जगह बात करें बेटा म्यूट कर लें, और जब मैं फीडबैक रदरफोर्ड, जिसको पढ़ रहे हैं उसी ने बताया था। उसके बाद जो रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, पहला वाला निष्कर्ष ये था कि परमाणु में से अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, बिना किसी प्रभावित हुए, किसी कारण से प्रभावित हुए बिना सीधे निकल गए। इसका मतलब है उन्होंने कहा था परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। ठीक अभी है, आप वो पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे थे, वो किस चीज का था फिर? पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाले पॉइंट में बेटा मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कहा ही नहीं, मैंने तो कहा था पूरे के पूरे परमाणु का जो धनावेश होता है वो केंद्र भाग में होता है, जिससे टकराकर अल्फा कण लौट गया था। तो उन्होंने कहा था ऐसे तो लौट के आ नहीं सकता, जब तक वहां पर प्रबल धनावेश नहीं होगा तब तक इसको कोई लौटा नहीं सकता। तो उन्होंने कह दिया था पूरे परमाणु का धनावेश केंद्र भाग में एक बिंदु पर स्थिर रहता है, जिसे नाभिक नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। ओके सर, थैंक यू। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जो अल्फा कण नाभिक के पास में होके गुजरेगा उसे नाभिक प्रतिकर्षण द्वारा, रिपल्सन द्वारा अपने मार्ग से दूर कर देगा। हम किसी ऐसी चीज के पास से होके गुजरे जो हमें धक्का दे दे, तो जिस डायरेक्शन से हम आ रहे थे वो हमारी दिशा बदल जाती। बल है वो दिशा को भी बदल देता है, बल या तो गति कराता है या गति की दिशा को बदल देता है। तो यहाँ पर जो बल था प्रतिकर्षण बल, उसने इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा को बदल दिया, और आप देख रहे हैं कि जो सीधा आ रहा था वो कहाँ जाके टकरा रहा है, डायग्राम में देख रहे हैं दूसरी जगह जाके टकरा रहा है। ठीक है जी? यस सर। तो Yes, ये sir. तीन निष्कर्ष आए। कुछ कह रहे हैं आप? सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। आपके सामने आ गया लास्ट पॉइंट, आप देख लीजिए।
संपूर्ण परमाणु का धनावेश हो गया। लास्ट पॉइंट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन वो अल्फा कण जब नाभिक के पास होकर गुजरेगा तो नाभिक उसे प्रतिकर्षित कर देगा। आप देख लीजिए डायग्राम में, जो सीधा आ रहा था जैसे ही नाभिक के पास आया उसने उसको क्या किया, मोड़ दिया, उसकी डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। तो इस तरीके से उससे प्रतिकर्षण द्वारा अल्फा कण अपने पथ से दूर हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि नाभिक होता है और अधिकांश भाग रिक्त होता है। उन्होंने कहा था जो अधिकांश भाग रिक्त है वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो नेगेटिव पार्टिकल है वो रिक्त भाग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सर आपको कुछ पूछना बेटा? आगे चले। सर ये नेगेटिव पार्टिकल्स रिक्त भाग में चक्कर लगाते, ये चीज समझ नहीं आई, ये कैसे? ये ऐसे बेटा क्योंकि हमने कह दिया था कि जो परमाणु है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल भी पाए जाते हैं। तो पॉजिटिव पार्टिकल को तो उन्होंने बता दिया ये तो नाभिक के अंदर रहेगा, और जो नेगेटिव पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था वो खाली स्थान में चक्कर लगाते हैं। ओके सर। इनको बताना था ना, स्पेस तो बताना ही था कि भाई नेगेटिव पार्टिकल कहाँ है। तो नेगेटिव पार्टिकल के लिए इन्होंने कहा था कि वो नेगेटिव पार्टिकल है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर लोगों ने सवाल पूछ लिया कि जब नेगेटिव पार्टिकल चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा खोनी चाहिए धीरे धीरे, भाई वो हाँ गति जी। कर रहा है तो गति बिना ऊर्जा के तो हो नहीं सकती। तो जैसे वो गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी होनी चाहिए गति करते करते। जब ऊर्जा घटेगी तो नाभिक उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब नाभिक आकर्षित करेगा तो एक समय में वो नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का पथ छोटा होता हुआ नाभिक की ओर जाना चाहिए, ऐसा कहा था लोगों ने। रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए। दूसरा सवाल एक और पूछ लिया जो आपके लेवल से थोड़ा बाहर है। उन्होंने कहा था जब एनर्जी इसमें से कंटिन्यू निकलती है तो एनर्जी को मापने के लिए हम एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो कहा था कि जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है तो एनर्जी भी लगातार निकलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था इसका जो स्पेक्ट्रम है वो सतत यानी कि कंटिन्यू होना चाहिए था, ऐसा नहीं था। लेकिन तो दो सवाल में ये फेल हो गए। कुछ कहना है आप लोगों को? सो ये दोनों सवाल के जब आंसर नहीं आए तो फिर तो यहाँ पर ये हुआ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा था एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, केंद्र में नाभिक होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक बात और कही थी कि परमाणु का जो आकार है वो नाभिक के आकार से 1,00,000 गुना बड़ा है। टेंशन में नहीं आयो? हेलो, यस सर। आपको किसी को टेंशन नहीं हो रही? गुना बड़ा है तो ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। नाभिक कैसा होता होगा? तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्यों बाहर निकल गए, क्योंकि 1,00,000 गुना जो जगह थी वो खाली थी, इसीलिए अधिकांश बाहर निकले। और जैसे 10,000 में से एक पार्टिकल लौट आया, 20,000 में से एक पार्टिकल लौट आया, तो इतना ही क्यों लौटा? क्योंकि पूरा का पूरा जो नाभिक होता है वो बहुत छोटा होता है केंद्र भाग में। परमाणु अगर 1,00,000 बड़ा है तो उसका 1वां हिस्सा होता है, 1,00,000 का 1वां हिस्सा होता है नाभिक। ऐसी कंडीशन में उससे कितने पार्टिकल टकराएंगे? 1-2 ही टकराएंगे, जो टकराए वो वापस लौट आएंगे। ठीक है, मैंने साइज जानबूझ के बताया, मैं साइज और बता देता हूँ। नाभिक का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और परमाणु का जो साइज होता है वो 10⁻−10 मीटर होता है। इस तरह से नाभिक है वो परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा हो गया। 10⁻−15 छोटा है, 10⁻−10 बड़ा है। ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर। नहीं सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में जान लें। इन्होंने ये जो परमाणु मॉडल दिया था वो 1913 में दिया था।
दूसरी बात, इनको परमाणु मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला इनको 1922 में। और इन्होंने कुछ पुस्तकों के नाम लिखे जिनको आप जनरल नॉलेज के लिए रख लेना अपने पास। पुस्तकों का नाम है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। पहली पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बुक थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तीसरी बुक है एटॉमिक थ्योरी। इस तरीके से इनकी जो फेमस बुक हैं उनके नाम आपके लिए दिए गए हैं, जो एक सामान्य जानकारी के रूप में आप लोग रख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से पुस्तकें लिखी थी। अब आगे चलते हैं, इन्होंने क्या परमाणु मॉडल दिया था। तो जब जिन सवालों के जवाब रदरफोर्ड ने नहीं दिए थे, उन सवालों के जवाब दिए थे नील्स बोर ने। और वो क्या क्या जवाब थे? देखिए, जवाब ये था कि उनसे पूछा था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ऊर्जा खोता हुआ नाभिक में समा जाना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएंगे तो परमाणु का वजूद खत्म हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात थी। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कारण पूछा, भाई बताओ क्यों नहीं होता? तो इन्होंने कहा था कि किसी इलेक्ट्रॉन पर, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की तरफ सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है, तो अभिकेंद्रीय बल और बाहर की तरफ लगने वाला अपकेंद्रीय बल, इन दोनों बलों का मान बराबर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर कुल बल 0 हो जाता है। टोटल जो फोर्स है वो 0 हो गया। जब 0 बल के प्रभाव में कोई पार्टिकल गति करता है तब ना तो वो ऊर्जा को खोता है और ना ही ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है जी, उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। अच्छा सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ, देखिए उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और जब इस वृत्ताकार कक्षा पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तब अंदर की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल जो सेंटर की ओर लगता है, और बाहर सेंटर से अपोजिट साइड में जो बल लगेगा वो अपकेंद्रीय बल होगा। इन दोनों बलों का मान बराबर हो जाता है तो टोटल जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर संतुलित बल है, कुल जो बल का मान है वो 0 है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो अपनी ऊर्जा को नहीं खोता। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको इसका दे देता हूं। सौर मंडल में जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं वो भी सूर्य के अंदर समा जाने चाहिए थे, क्योंकि वो भी चक्कर सेम कंडीशन है। सौर मंडल की और परमाणु की कंडीशन सेम, बस बलों का अंतर है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यहाँ पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। वो जब चक्कर लगा रहा है कोई ग्रह, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही तो उसकी ऊर्जा खत्म होनी चाहिए थी। जब ऊर्जा खत्म होगी तो सूर्य पृथ्वी एक समय सूर्य में समा जानी चाहिए थी। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके का हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता वहां पर। तो हमने कहा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा को नहीं खो रहा है, और नहीं खोने के पीछे कारण हमने देखा था कि उसका कारण ये था कि उसके ऊपर संतुलित बल थे। तो पहली बात इन्होंने क्लियर कर दी। थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं लिंक हो रहा हूं। ठीक है, यस सर। ओके। कुछ पता नहीं, कोई मैसेज की वजह से कोई डिस्टरबेंस हुआ। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने कहा था
कि इन्होंने कहा था कि भाई टोटल जो बल है वो 0, जैसे सौरमंडल के अंदर हमने देखा था, तो सौरमंडल पे भी जो ग्रह चक्कर लगा रहा है उस पे सेंटर की ओर यानी सूर्य की ओर लगने वाला बल और सूर्य से बाहर की तरफ लगने वाला बल बराबर होता है। इसलिए पृथ्वी भी अपने एक स्थायी जो वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार जो पथ बनता है उस पर चक्कर लगाती रहती है हमेशा, ना तो उस पथ से अंदर की तरफ जाती ना बाहर की तरफ जाती। सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन भी अपने पथों पर चक्कर लगाते हैं। तो एक डायग्राम देखिए नीचे की तरफ, उन्होंने सेंटर में नाभिक बना दिया, नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार पथ बना दिए। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन इस पथ पर चक्कर लगाता है और इस पथ की ऊर्जा निश्चित है, इस कारण इलेक्ट्रॉन ना तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का कोई उत्सर्जन या ग्रहण नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी और वो n=1 से n=2 में चला जाएगा। तब जब बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, तो तभी वो ऊर्जा को अवशोषण करेगा जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, या फिर मान लीजिए जब उच्च से निम्न में जाएगा तो जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की उस ऊर्जा को मुक्त करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ही ऊर्जा मुक्त करता है जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आता है, पहली बात। दूसरी बात कि परमाणु की आकृति कैसी होती है, कौन बताएगा? दीर्घवृत्ताकार। परमाणु की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार। 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 यस सर। वृत्ताकार मैंने सुन लिया, और कोई कुछ बताएगा? इसका मतलब आप लोगों ने मेरे वीडियो ठीक से नहीं देखे ना सुने। सर गोलाकार। हाँ गोलाकार, ठीक है। गोलाकार। हाँ गोलाकार या अंडाकार मान लीजिए, मतलब 3D शेप होता है, वृत्ताकार नहीं होता। तीनों डायरेक्शन होती है उसमें। हाँ और ऊपर भी डायग्राम मैंने बना दिया है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाएगा वृत्ताकार, ये सही है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में, तीसरा इलेक्ट्रॉन z डायरेक्शन में, चौथा इलेक्ट्रॉन xy डायरेक्शन में। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में वृत्ताकार पथ आप बनाओगे तो गोला बन जाता है। देखिए ऊपर बना हुआ है गोला, देख रहे हैं आप लोग ऊपर? जो लाइट रेड है, बेटा मेरी आवाज ठीक है आप लोगों का? यस सर। तो इस तरीके से जब बहुत सारे वृत्त अलग अलग डायरेक्शन में जब बनाते हो आप तो गोलाकार आकृति उभर कर आती है, इसीलिए कहा गया कि परमाणु गोलाकार आकृति का है। उसके बाद बात कर रहे हैं, जब इसको आगे चल रहे हैं तो इन्होंने पहली बात तो कह दी कि भैया नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा है और उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही थी किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी कोष में अधिकतम होती है। कितने लोगों को मालूम है कि कैसे होती है 2n²? या तो इसे रट लो, या तो इसे रट लो कि 2n² होती है, या फिर आपने समझा हुआ तो मुझे बताइए कितने लोगों ने समझा हुआ है कि 2n² ही क्यों होती है? सर जैसे n मतलब होता है इंटीजर्स, अगर n 1 है तो हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 मतलब एक सेल में 2 एटम आ सकते हैं, सिर्फ परमाणु 2 आ सकते हैं पहली वाली सेल में। सेकंड में n नंबर हो गया 2। नहीं सर, नहीं वो परमाणु नहीं आ सकते बेटा, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन। उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिएगा। बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन को बोल कोई सकते बात हैं। सेकंड सेल में कोई बात हम तो सेकंड सेल में 8 फिर 16 ऐसे करके। हाँ तो ये तो आपने सूत्र से निकाल लिया, लेकिन मेरा सवाल यही था कि पहले में 2 ही क्यों आते हैं? क्योंकि सर स्टार्टिंग n = 1 से करा है, इंटीजर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सेल 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नंबरिंग की गई है हमने। अच्छा बेटा मैं कह दूं कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n होती है तो आपको आपत्ति होगी क्या? 2n नहीं सर 2n नहीं बोल सकते, क्योंकि सेकंड सेल की हम जब सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसमें हमें 8 चाहिए है, तो इस फॉर्मूले से वो 8 फुलफिल नहीं कर पाएंगे। 8 चाहिए या 8 होते हैं उसमें? 8 होते हैं कंफर्म है, तो इस फॉर्मूले से वो 8 वाला कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा ना, तो n² रखना पड़ेगा हमें। हाँ ठीक है,
परमाणु का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हम देख पाते हैं कि उसके अंदर इतना स्पेस है कि फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम स्पेस है उसमें 8 आ सकते हैं। तो वो स्पेस हमने डिस्कशन किया हुआ है आप लोगों के साथ, आप लोग देख लीजिएगा। आपका ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर से उसकी व्याख्या कीजिए कि उसमें संरचना में इतना स्पेस है कि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। जब हम उसको ओपन करके देखते हैं एटम को, तब जाके उसके स्पेस को अगर हम देखें तो स्पेस है, स्पेस 8 है। तीसरे का स्पेस है वो है हमारे पास 18 का। चौथे का जो स्पेस है, मैक्सिमम जो स्पेस है वो 32 का है। इसीलिए हमने कहा था कि इसको अगर जनरलाइज करते हैं तो एक जनरल बात कह सकते हैं, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2n²। ठीक, तो ठीक है आपका, आप सब लोग भी देख लीजिएगा कि हमें हर चीज का बेस होना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आप रटोगे तो मामला भैया ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। फिर तो यही है, आप कॉपी में लिखा और भूल जाओ वो वाली स्थिति। अगर आप चाहते हैं तो आप रटिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। और समझना चाहे तो भी मैंने आपको उसके लिए एक स्थान दिया हुआ, एक प्लेस है जहां पर आप समझ भी सकते। ठीक है, उसके बाद है सबसे बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। कितने लोग सहमत है इस बात से भाई? सबसे बाहरी कोष में, हाँ, बाहरी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कभी। इसे मुझे कौन समझाएगा? हमने तो कहा था 2 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 18 भी होते हैं, 32 भी होते हैं और 50 भी सर होते उस हैं। ऑर्बिटर मतलब या शेल के अंदर सब शेल्स भी होते हैं ना, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके तो वो 2 हाँ, तो वो तो 2n² हो गया। बाहरी ऑर्बिटर होता है। 2n² में तो हम कह रहे हैं थर्ड में 32 भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आउटर सेल में 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। मैं तो अपनी बात से ही पलट रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? सर मान लीजिए जगह 4 शेल है रखोगे तो तभी उसमें तो भी 30 सब शेल हैं, तो जो उसका आउटर ऑर्बिटर होगा उसमें तो 80 होंगे ना। अगर वो 32 भी हैं तो जो 32 में आउटर वाला है सबसे बाहरी, उसमें 80 हो सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि सर ऑक्टेट रूल ये 32 कहता है कि आउटर मोस्ट सेल हाँ में 8 ही हो इलेक्ट्रॉनिक सकते हैं। विन्यास करेंगे तो होगा 1। नहीं, ऑक्टेट सर रूल तो उसका कह दिया हमें। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट ने तो हमें कह दिया, वो तो मान लिया, लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब 32 हो सकते हैं मैक्सिमम, फिर आप कह रहे हो कि 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। 32 क्यों नहीं हो सकते बाहर में? तो सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तब 8 तक ही कर सकते हैं ना हम। लास्ट में 1s2 करके 2s2 ऐसे करते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। 8 से ज्यादा नहीं होते कभी। ऐसा नहीं होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 भी आता यस है सर, जैसे। यही होते हैं ना। हाँ, 8 नहीं तो से ज्यादा होंगे तो मतलब नेक्स्ट ऑर्बिटल में आते हैं, फिर ऑर्बिटल में 8 से ज्यादा नहीं होते। नहीं तो 3d10 भी तो लिखते हैं हम कहीं। सर वैलेंसी की निर्भर करती है ना, होते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप लोग ठीक चल रहे हैं। वैलेंसी बस कंफर्म। बैलेंसी का मामला अलग है। अभी जो बात निकल के आई वहां तक ठीक है। बैलेंसी में तो आप फिर बहुत आगे निकल रहे हैं और वो भटक जाओगे। बैलेंसी का फैक्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही इसको डिक्लेयर करता है कि बाहरी जो आउटर सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो पाते हैं। जब आप ज्यादा भरते हो, जैसे 32 भरते हो आप, तो वो 32 फिर इंटरनल में आते हैं। और बाहर वाले में तो हमेशा जब भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी आप लिख लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आउटर सेल में तो 8 से ज्यादा किसी में नहीं। आप लिख के देखिएगा, किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिएगा, आप चाहे आप देखेंगे कि आउटर में तो नहीं है साहब। आउटर में तो मैक्सिमम 8 से ज्यादा किसी भी एटम में नहीं है। तो अगली बात इन्होंने यही कही थी कि बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। और वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर n+l का नियम, अफवाह का नियम जब लागू करते हैं तब हम देख पाते हैं कि आउटर सेल में 8 से ज्यादा जा ही नहीं रहे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आइडिया वो ठीक है। और ऐसे ही हमें आइडिया होने चाहिए अपनी चीजों के, क्योंकि हम कारण जाने। ऑक्टेट ने तो अपनी बात, अष्टक ने तो अपनी बात कह दी भैया ये नहीं हो सकता। हम उसको मान नहीं सकते कि नहीं हो सकता, हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो सकता। तो जब देखेंगे क्यों नहीं हो सकता तो हमें पता चलता है कि भाई अफवाह ने कहा था और इन्होंने कहा था, n+l ने कहा था कि एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इस कारण नहीं हो पा रहा। केवल इतनी सी बात से हमारा काम नहीं चलेगा कि बाहरी कोष में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी। अगली लाइन है वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में जाएगा और उसके बाद बाहर वाले कोष में जाएगा।
यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे किसी परमाणु के अंदर तो वो अंदर से बाहर की ओर भरते हैं। ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप लोग बताइएगा बाद में। हम हमेशा स्टेबिलिटी की ओर मूव करते हैं। जितना भी ब्रह्मांड के अंदर गति है, जितना भी मूवमेंट है, वो स्टेबिलिटी की ओर है, यानी कि कम स्थायी से अधिक स्थायी की ओर प्रकृति गतिशील है। प्रकृति का मतलब समझ लो, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? आप तो रसायन नहीं हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व तो चाहिए, नौकरी मिल जाए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, अच्छे पैसा कमाए, आरामदायक जीवन जिए। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी क्यों पढ़ा रहा हूँ? स्टेबिलिटी के लिए। मुझे सैलरी मिलेगी, मेरा नाम होगा, मुझे लोग और मान सम्मान देंगे, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हवा क्यों चलती है? क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब वो दाब बराबर हो जाते हैं, हवा स्टेबल हो जाती है, तो वो भी चलना बंद कर देती है। बिजली क्यों चलती है? क्योंकि आपको मालूम है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब दोनों विभव बराबर हो जाते हैं, बिजली स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, वो भी चलना बंद कर देती है। पानी है, वो उच्च तल से निम्न तल की ओर चलता रहता है, जब तल बराबर होता है, यानी वो स्टेबल हो गया, तब वो भी चलना बंद कर देता है। जितनी भी क्रियाएं रुक जाती हैं जब वो पदार्थ स्टेबल हो जाता है। सेम कंडीशन है। जो कक्षक ज्यादा स्थायी हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब स्थायित्व का निर्धारण कैसे करें कि कक्षक का स्थायित्व ज्यादा है? तो उसके लिए देखना पड़ेगा उसकी एनर्जी कम हो। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो। कोई भी सिस्टम है, अगर ज्यादा एनर्जेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, और जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। और एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि वो आकर्षण से बंधा हुआ। जो लोग ज्यादा बॉन्डिंग में रहते हैं, जो रिश्तों को ज्यादा मानते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम का मतलब खुरापात ही कम होते हैं। वो नियमों को, सिद्धांतों को मानकर अपने जीवन को जीते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब उनकी एनर्जी कम है। और जो किसी नियम को, कानून को, कायदे को नहीं मानता, किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी उसकी कम है। तो यही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अभी डाइट में कह दिया जाए कि भैया हमारे पास ये 5 रूम है और इनमें से सबसे पहले ले लो, छांट लो। किसी एक स्टूडेंट को कहा जाए कि 5 में से एक छांट लो, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? ये आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, इसको बंद करें। वीडियो गेम जो भी चल रहा है इसको बंद करें। मेरा सवाल था कि अगर 5 कमरे हैं और एक स्टूडेंट को कहा जाए कि भाई आप इसमें से चूज करो, स्टूडेंट क्या करेगा? जो सबसे पास वाला होगा, सबसे पहले आता होगा, वही चूज। नहीं, ऐसे नहीं करेगा। वो दौड़ के जाएगा, पहले इसको खोलेगा, फिर उसको खोलेगा, फिर उसको खोलेगा, 5 कमरों को खोलेगा। और उसे जब दिखेगा कि 5 में से ये सबसे अच्छा है, उसमें घुस जाएगा, मैं इसमें रहूंगा। हाँ जी, जिसमें सुविधाएं होंगी, पंखे सर पहले लगे माइक होंगे। ऑफ करा दीजिए प्लीज। माइक ऑफ कर लो भैया सब लोग। पुनः माइक बंद कर दीजिए सब लोगों के। सर मैंने म्यूट ऑल किया है सबका, वो अपने से खोल। 1 है, जो n बराबर 1 है उसकी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो नाभिक के करीब है, और जो नाभिक के करीब है, आकर्षण बल में है, तो वहां पर जाकर वो रहना पसंद करेगा। जैसे गर्ल्स के लिए कहते हैं कि भैया ऐसा मकान होना चाहिए जो जो उसके मकान मालिक भी हो और मकान मालिक का आकर्षण भी हो। आकर्षण का मतलब वो कंट्रोल में भी रखता हो सारी चीजें, तो वहां रखते हैं, क्योंकि वहां पर जो गर्ल्स है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। डेली लाइफ है सेम। मैंने जो अभी आपको रूल बताया था कि जो इतना भी मूवमेंट है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, तो यूनिवर्सल लॉ है, कहीं पर एप्लीकेबल करेंगे होगा। तो यहाँ पर भी सेम, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में चला जाए, 1 में जाएगा, क्योंकि 1 की जो एनर्जी है वो कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। और इसी बात को अफबाउ ने अपने नियम के रूप में कहा था। अफबाउ ने कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं। उन्होंने इसके विस्तार से व्याख्या की थी, लेकिन इस बात को नील्स बोर ने भी कह दिया था
कि पहले इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास वाले कक्षकों में जाए, वो कोषों में जाएंगे, उसके बाद ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा है। सर N1 में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, N7 में सबसे कम होगी? नहीं जी, N1 की सबसे कम और N7 की सबसे ज्यादा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद अगले टॉपिक में चले। जी सर। चलिए जी, नेक्स्ट है संयोजकता। देखिए, संयोजकता के लिए किताबों में बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन समझ में नहीं आती है। समझते हैं तो उतना ही समझ पाते हैं कि कुछ दिन तक वो याद रहे, फिर हम भूल जाएं। आज थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं किताब से हटके थोड़ा सा लिखने की। मैं बात कर रहा था कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और अगर उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु स्टेबल है। तो ऐसा तो वो करना चाहेगा। मैंने कहा था स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ भी करेगा। स्टेबिलिटी के लिए इस ब्रह्मांड की कोई सी भी वस्तु कुछ भी करती है स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसे ही सेम परमाणु जो होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए जरूरी है उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखें तो ये कुछ डायग्राम बने हुए, इस पर आप नजर डालिए। जो दूसरा आवर्त है, दूसरी लाइन है, उसमें आप देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से बढ़ते हुए 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे हम। आप लोग देख पा रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन तक, 1 से लेकर 8 तक। यस सर, यस सर। ओके, अब दूसरा सवाल यह है मेरा कि पहला जो परमाणु है उसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाले में 2। तो या तो 2 हो जाए या फिर 8 हो जाए। जैसे एक आवर्त है जो आप देख रहे हैं, इसमें तो कितने हैं? 2 हैं। लेकिन अगर नीचे आवर्त की बात करें, नीचे वाला ले लीजिए, नीचे वाले से आपको और क्लियर हो जाएगा कि बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाले में 8 हैं। देख पा रहे हैं नीचे वाला जो लाइन है उसमें देखिए, बाहरी कोष में 1 और ठीक है। अब हम इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, कैसे होंगे? सर 7 इससे ले लेंगे ना? 7 इससे ले लेंगे तो इसके बाहरी कोष में तो 1 ही है। सर शेयरिंग की जाएगी अदर एटम्स के साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ। शेयरिंग कर लेंगे तो 2 हो जाएंगे। 1 है तो एक ही शेयरिंग कर सकता है, बस। सांझे का रूल होता है, जितना दोगे उतना ही लोगे। तो देने के लिए 1 है तो लेने के लिए हेलो सर, बताएं, 8 करने के लिए हम उसे किसी को 1 दे देंगे एज कम्पेयर टू 7 लेने की बजाय। 7 लेने में ज्यादा है। हाँ, 7 ले, इससे अच्छा तो 1 दे देना। 7 लेना टेढ़ी की है। कहाँ से कोई देने वाला नहीं हुआ 7, तो ले कहाँ से लेगा? और हर कोई नहीं देगा 7, किसी के पास है ही नहीं 7 देने के लिए, देगा कहाँ से? जब देने वाला ही नहीं तो लेगा कहाँ से? ठीक। तो दूसरा रास्ता यह है, पहला रास्ता था 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, और दूसरा रास्ता 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो बाहर वाला कोष तो खत्म हो गया। जो लास्ट वाला सेल था वो तो खत्म हुआ, सेकंड लास्ट था वो अब आउटर हो गया। तो अब हो गए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा काम जल्दी से खत्म हो गया। ठीक, क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? हाँ, हेलो, बोले बेटा, बोले। हेलो सर, एक हाँ जी, बार फिर बताएं। से बता दीजिए। यस फिर सर। से देख लीजिए, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी लास्ट वाले में 1 और सेकंड लास्ट में 8। अगर ये बाहर वाला कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये किसी को दे दे, तब आउटर सेल कौन सा बन जाएगा? जो सेकंड लास्ट था वो आउटर हो जाएगा। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यस सर। यही तो हम चाहते थे, यही तो परमाणु चाहता था। ठीक है। यस सर। और इस परमाणु को आप जानते होंगे, किसका परमाणु है ये? बताइए किसका परमाणु है? हाइड्रोजन है इतना बड़ा सा? सर सोडियम का। सोडियम है बेटा, सोडियम। एटॉमिक नंबर। हाँ, 11 एटॉमिक नंबर सोडियम। तो ये सोडियम का परमाणु है, और सोडियम आपने देखा होगा कि जो सोडियम परमाणु Na है उससे ज्यादा स्टेबल Na पॉजिटिव है।
Na पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, जबकि Na के बाहरी कोष में कितने हैं? Na के बाहरी कोष में कितने हैं? एक। सोडियम को पानी में डाल दो, सोडियम को पानी में डाल दो जलने लगता है, और Na+ को पानी में डाल दो आराम से घूमता है, क्योंकि वो तो स्टेबल है ना। स्टेबल है वो क्रिया नहीं करेगा, और जो अनस्टेबल वो तुरंत क्रिया करे। जैसे ही आप पानी में डालोगे वो जलने लग जाएगा, धुआं करके। हवा में रखोगे हवा में जलने लग जाएगा। तो वो जो परमाणु है सोडियम का वो ज्यादा क्रियाशील है क्योंकि वो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। और जो Na+ है वो स्टेबल है क्योंकि उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखिए, दूसरे के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकते हैं? दो डोनेट करके किसी को। यस सर। पहले की 2 दे देगा। यस सर। तीसरे में कैसे कर सकते? 3 दे देगा। चौथे में 4 कैसे करें? 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करें चौथे में? बताओ, चौथे का बताइए। साझा कर लेगा सर। लेगा 4 ले ले, साझा कर ले, 4 ले ले या 4 दे दे, कुछ कर ले 4 के साथ, उसके पास 8 हो जाएंगे। 4 ले सकता तो 4 दे भी सकता है। यस सर। ठीक है, तो 4 दे दे, 4 ले ले या 4 के साथ में साझा कर ले, इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएंगे और ये अष्टक पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5वां देखिए क्या करे। 3 ले लेगा ये। या तो 5 दे दे या 3 ले ले, तो इसके लिए आसान ये रहेगा, 5 देने से तो अच्छा 3 ले ही लेगा। 3 ले ले। यस सर। इसी तरह से उसके अगले वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, और उसके अगले वाला सर इसमें तो 7 है ना? हाँ 7 वाला क्या करेगा? 1 ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 ले लेगा। और अगला वाला लास्ट वाला क्या करेगा? उसमें तो कंप्लीट है ना सर? नहीं करेगा। ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। देगा। इसीलिए तो उसे इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है। यस सर। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर संयोजकता की। तो देखिए ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है, किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्य कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए मुक्त या ग्रहण किए गए या साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। अब आप बता देंगे फर्स्ट की संयोजकता कितनी होगी? फर्स्ट एटम की 1 सेकंड की 2 3 3 4 अच्छा 1 2 3 4, उसके बाद होगी 4 3 2 1 0। हाँ 4 3 2 1 0। यस सर 3 ले रहा है। 1 से 4 तक बढ़ रहा है, फिर 4 से घटता है 0 तक। यस सर। यस सर। तो आवर्त सारणी के अंदर हम संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। पूरे के पूरा वर्ग, हाइड्रोजन वाला वर्ग, पहला जो वर्ग है खड़ी लाइन है, आपने टेबल को पढ़ लिया है ना? यस सर। हाँ पढ़ के रखिएगा भाई, जो नहीं पढ़ेगा उससे समझ में नहीं आएगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ अगर आपने पढ़ रखा तो समझा दूंगा 100%, मेरी गारंटी, आप बिना समझे मुझसे नहीं रह सकते। लेकिन जैसा कह रहा हूँ वैसे चलिएगा। ऐसा कोई टॉपिक केमिस्ट्री का नहीं है जो आपकी समझ में ना आए मेरे होते हुए। मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। बस मेरे अकॉर्डिंग आप जिन चीजों को मैं कह रहा हूँ उसको आप देखते रहिएगा। कभी कठिन नहीं है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत सरल है। बेसिक से चलिए, केमिस्ट्री बहुत सरल है, रटोगे तो बहुत कठिन है। तो आप लोगों के सामने सवाल है, तुरंत पूछ लेना, मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो वर्ग है, पहले वर्ग की, पूरे वर्ग की जो संयोजकता है वो 1 है। दूसरे पूरे वर्ग में जितने एलिमेंट है सबकी संयोजकता 2 है। केवल एक परमाणु की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ग की बात कर रहा हूँ। तीसरे वर्ग की संयोजकता 3 है, जिसको पी ब्लॉक में हमने लिया, पी ब्लॉक का जो पहला वर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट की 4, उसके बाद 3 2 1 0। इस तरीके से इसकी संयोजकता का, हम किसी भी एलिमेंट की संयोजकता का हम निर्धारण कर सकते। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आई? सर संयोजकता मतलब बैलेंस ही होता है? हाँ बैलेंस ही होता है जी। हाँ इंग्लिश में से बैलेंस ही कहते हैं बेटा, संयोजकता मतलब बैलेंस। ओके सर। ठीक है, क्लियर? हाँ पूछ लो, जिनको जितने सवाल पूछने पूछते चलो।
सर एक एलिमेंट है फोस्फोरस जो 15 नंबर पे है, हाँ जी है। इसकी 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, ये 3 और 5, वो क्यों सर? वो इसलिए करता है बेटा क्योंकि उसके पास फास्फोरस के पास डी कक्षक आ जाता है। डी कक्षक के कारण जो वैलेंसी है वो प्रसारित हो जाए, एक्सटेंड हो जाती है वैलेंसी। लेकिन सामान्य इसकी जो वैलेंसी है वो 3 रहेगी सामान्य, और जब हाई एनर्जी कंपाउंड होगा असामान्य परिस्थितियों में 5 होगी। तो हमने सामान्य वैलेंसी की बात की है। सामान्य वैलेंसी अगर आपसे पूछते हैं, इसकी संयोजकता पूछते हैं, फास्फोरस की 3 होगी। देखिए फास्फोरस पीएच3 बनाता है। पीएच3 जो फास्फीन होती है वो बनाता है और उसकी संयोजकता है वो 3 है। ठीक है सर। ठीक है, कंपाउंड है वो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मैं एग्री हूं। एक से अधिक संयोजकता कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं। विषम परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में वो संयोजकता वेरी कर जाती है। लेकिन हम अगर सामान्य संयोजकता की बात करें पूरे वर्ग की, तो सामान्य पूरे वर्ग की 3 होगी। और कारण समझ में आया 5 क्यों हो जाती है? हाँ सर। नाइट्रोजन की कभी 5 नहीं होती, नाइट्रोजन की हमेशा 3 रहेगी। लेकिन फास्फोरस की 5 हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं है। नाइट्रोजन का आप जब स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है एटम का, जब नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन फास्फोरस के पास डी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नाइट्रोजन 7 होता है ना, तो इसमें डी नहीं आएगा ना? हाँ, इसमें डी नहीं आता। तो क्लियर है आपके यहाँ सवाल? क्लियर है, आगे चलें? ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। आज करेंगे कि कल करोगे बताओ? कल सर। आज करा आज दीजिए करोगे? सर। नहीं सर, आज करोगे? ओवरलैप हो जाएगा। कल आज सर कल आज ही ज्यादा करा हो दो। जाएगा। कल करा देना। कल करा दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके। मुझे भी लग रहा है आप लोगों को ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ तक का आप क्लियर कर लेना। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा दिया है बिल्कुल क्लियर रखना। अगर यहाँ तक का क्लियर रहेगा तो आगे जाके चीजें समझ में आएंगी। सर पढ़ा दिया इसको ठीक से। टेबल कहाँ तक गया? वीडियो आप बीच बीच में देखते रहे, मुझसे सवाल पूछते रहे। अगर उसमें कोई डाउट है, टॉपिक से हम चल ही रहे हैं जो आपके डीएलएड के अकॉर्डिंग वो चल ही रहा है, उसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो आप जब एक्स्ट्रा को देखेंगे कुछ चीजें समझ में आएंगी आपको, वहां से आपका थोड़ा सा व्यू मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम कल, जब भी हमारा टर्न होगा नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।